जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद है या नवनिश्चयवाद है और संभववाद है। मतलब तीन विचारधाराएं हैं, अलग अलग हैं सारी विचारधाराएं तीनों, और तीनों में मतभेद भी है। दो में काफ़ी ज़्यादा मतभेद था तो एक बीच का रास्ता निकाला गया और उसके अनुसार ये बताया गया कि भाई ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, बल्कि दोनों को एक जगह मिक्स कर दें, समन्वय कर दें तो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आदिवासी या आदिकाल का जो समय था उस समय से अपन देखें, आदिकाल का जो समय था उस समय से अगर देखें तो पर्यावरणीय निश्चयवाद काफी ज्यादा पनपा था और उसका मेन जो जनक था वह था रेड जेल और उसकी एक शिष्य थी एलेंसी सैंपल या कुमारी सैंपल के नाम से जाना जाता था और अमेरिका के रहने वाली है ये। ठीक है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं तो एक पर्यावरणीय निश्चयवाद की वो समर्थक थी। रेड जेल भी उसका पर्यावरणीय निश्चयवाद का समर्थक था जिसको निश्चयवाद के नाम से जाना जाता था या इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म के नाम से उसको जानते हैं। जैसे इसमें बताया गया आपने कि जैसे पहला आपके मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के अनुसार कि भौतिक पर्यावरण का मतलब है जैसे वर्षा का होना है, बिजली का चमकना है, धरातल का होना है, पेड़ पौधों का होना है, बड़े भूभाग का होना है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें आ गई है, जैसे जलवायु है, मौसम है, ये सब भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। मतलब प्रकृति अपना रूप है, प्रकृति का अपना रूप है, वो एक पर्यावरण है। लेकिन मनुष्य क्या है, उनके अनुसार अपने आप को अनुकूलन की क्रिया करता, तब जाकर के इसके अंदर जीवित रहता। जैसे मान लो बिजली कड़क रही है, इसका मतलब वो देखते थे कि भाई भगवान या प्रकृति है वो हमारे से क्या है, नाराज हो गई, और वो उसकी पूजा करते थे। कई प्रकार के उत्सव मनाते थे, वो नर बलि, पशु बलि ये भी देते थे क्योंकि देवी देवताओं को वो खुश किया करते थे। मतलब सब कुछ था, वो प्रकृति थी, मनुष्य उसमें केवल नाम मात्र का था। मतलब जो अटल है, जो सत्य है वो क्या है, प्रकृति है। सब कुछ है वो क्या है, प्रकृति है। मनुष्य है वो केवल नाम मात्र का है और उसके साथ में क्या है, अनुकूलन की क्रिया करेगा तब जाकर के वो जीवित रह पाएगा, अन्यथा जीवित नहीं रह पाएगा। इस प्रकार का उसका एक सिस्टम था। ठीक है, तो वो था एक आपके पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम। पर्यावरणीय निश्चयवाद के रूप में देखें तो भाई पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है या वर्षा का होना है। ठीक है, जो पहले अपने पिछले जो वीडियो है उसके अंदर डाला भी है इसके बारे में कि भाई क्या क्या है इसके अंदर है। लेकिन ये क्या है, प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियम है क्या है ये, कि मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। मानव है वो अपने आप को प्रकृति के जो नियम है उनके अनुसार ढाले तब तो वो जीवित रह पाता है, अन्यथा जीवित की कोई संभावना नहीं है। अर्थात सब कुछ क्या है इसके अंदर, प्रकृति है। सब कुछ क्या बताइए उसमें, प्रकृति है। जैसे आदिकाल का जो मानव है ये प्रकृति का दास बना हुआ था, प्रकृति जैसे कहती वैसा वो चलते थे। मतलब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जैसे आदिवासी थी, आदिवासी जनसंख्या थी और वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और वो घने जंगलों के अंदर निवास करते थे, वहीं घूमते थे, कंदमूल फल खा करके, शिकार करके और अपना जीवन गुजारा करते थे। ठीक है, इस प्रकार का सिस्टम था। मतलब सब कुछ था उनके लिए, वो क्या था, प्रकृति। सब कुछ क्या था उनके लिए, प्रकृति था। तो इसी कारण से कहा गया कि भाई आदिकाल का जो मानव है वो क्या था, प्रकृति का दास था, केवल दास बन के रह रहा था। वो मानता था कि सब कुछ है वो प्रकृति है, कोई अभिशाप न दे दे, इसके लिए उसको खुश करने के लिए देवी देवताओं में या अंधविश्वासों में अधिक विश्वास किया करते थे वो। ठीक है, इसके बाद में अगर देखें तो मानव का प्रकृति के अनुसार क्या है, अपने आप को ढालना। मनुष्य है अपने आप को किसके अनुसार डाल दिया, प्रकृति के अनुसार डाल दिया, और वही क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद है। वही क्या है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद मतलब मानव का क्या है, प्राकृतिकरण है। मानव क्या है, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल ले, अनुकूलन की क्रिया कर ले उसके अंदर। ठीक है, तो वही है मानव का प्राकृतिकरण। मानव का क्या है, प्राकृतिकरण की क्रिया है। इसी को क्या कहा गया,
पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से उसको जाना गया। किस नाम से जान दिया उसको? पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से उसको जाना गया। ठीक है, और इसका जो मेन जो जनक है वो क्या है? रेट जेल। और उसकी एक शिष्या थी जिसका नाम था कुमारी सेम्पल या एलन सी सेम्पल। ठीक है, ये इसके समर्थक रहे हैं, उनके जनक रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए नॉर्मल रूप में भी, आप 12th पास करने के बाद में अगर फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ोगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर में एक मानव भूगोल बुक चलती है और उसके अंदर पूछा जाता है कि मानव भूगोल के अंदर जैसे आपके पर्यावरण निश्चयवाद है, संभववाद है, नवनिश्चयवाद है, इनके जनक के रूप में पूछते हैं। अपने यहाँ पर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है ये कि पर्यावरणीय निश्चयवाद का जनक कौन है? तो क्या बताओगे आप? रेट जेल। क्या बताओगे? रेट जेल। मतलब इसका जनक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद का जनक कौन है? रेट जेल। मतलब सब कुछ है वो प्रकृति है और प्रकृति के अनुसार क्या है? मनुष्य को चलना पड़ेगा। अगर प्रकृति के अनुसार मनुष्य नहीं चल रहा है, इसका मतलब है इस जगह वो निवास नहीं कर सकता, अर्थात वो जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार से मतलब मनुष्य का क्या है? प्राकृतिकरण की क्रिया। मनुष्य का क्या हुआ? प्राकृतिकरण। मनुष्य है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार जब चलेगा न तो यहां पर जीवित रह पाएगा, अन्यथा जीवित नहीं रह पाएगा। पहला एक। ठीक है, दूसरे नंबर का ये कहता है कि मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण, कि मनुष्य हैं ये प्रकृति के अनुसार है। ठीक है, प्रकृति के अनुसार उनका रूप परिवर्तित कर दिया अपने तकनीकी विकास के कारण से, अपनी तकनीकी विकास के कारण से। जैसे मान लो इसके अंदर है प्रकृति के जो नियम है वो समझ करके, मनुष्य है वो प्रकृति के जो नियम है वो समझ करके तकनीकी का उन्होंने क्या है? विकास किया और अपने जीवन को सरल में बनाया, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण किया गया। प्रकृति का क्या किया गया? उसमें मानवीकरण की क्रिया की गई। जैसे इसके अंदर देखते हैं कि मानव जनित सांस्कृतिक वातावरण, जैसे मकान बना करके रह रहे हैं, जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ रही है वहां पर उन्होंने एसी का आविष्कार कर दिया, एयर कंडीशनर बना दिया उसको। ठीक है, ठंडे ठंडे कूल कूल बाहर है, लुएं चल रही है। साइबेरिया का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में काफी बर्फीला है, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन ग्रीन हाउस लगा करके उस जगह गेहूं की खेती वर्तमान में हो रही है। वो किसकी देन है? ये मनुष्य की देन है। लेकिन इसके अंदर क्या बताया गया कि जो प्रकृति के जो नियम है उन्होंने समझ करके क्या किया? तकनीकी का विकास किया और तकनीकी का विकास करके मनुष्य क्या है? प्रकृति में कई प्रकार के रूपांतरण किए, परिवर्तन कर दिया उसके अंदर, जिसके कारण से मनुष्य का जो जीवन है वो सरल में बना। जिसके कारण से क्या है? प्रकृति के जो नियम हैं उनके अनुसार तो चला, लेकिन कुछ तकनीकी विकास का कार्य किया। समझा उसको पहले, भाई तकनीकी किस मतलब नियम कैसे हैं प्रकृति के, उनको समझा। ठीक है, समझ करके कुछ तकनीकी विकास का कार्य उन्होंने किया और उसके अनुसार उसको चेंज कर दिया। और चेंज जैसे मान लो पत्थर है, ठीक है, तो पत्थर को क्या है वो ला करके मकान बना लिया उन्होंने, सीमेंट का निर्माण किया उन्होंने, चूने का निर्माण किया। मतलब प्रकृति के द्वारा तो मिल तो रहा है वो, लेकिन उनका विवेक से परिवर्तन कर दिया और जीवन को क्या है? सरल में कुछ बनाया। तो ये बताया इसके अंदर है कि तकनीक का विकास किया, जैसे बंदरगाह का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण कर लिया, रेल लाइन का विकास कर लिया उन्होंने, बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया। ठीक है, बांध बना करके पानी को अथाह रोक लिया, तो बहुउद्देशीय परियोजना उन्होंने विकसित की। मतलब काफी ज्यादा हद तक उन्होंने तकनीकी का विकास का कार्य किया। ठीक है, तो मानव का तकनीकी अपना करके, मनुष्य है वो तकनीकी अपना करके प्रकृति को अपने अनुसार क्या है? ढाल लेना। मनुष्य है ये तकनीकी अपना करके प्रकृति को अपने अनुसार ढालना क्या कहलाएगा? संभववाद। अर्थात प्रकृति के अंदर संभावनाएं कुछ बनी हुई है, तो मनुष्य क्या है उसमें मेन रोल अदा करता है और वो प्रकृति के में क्या है? काफी ज्यादा परिवर्तन करता है। ठीक है, काफी ज्यादा परिवर्तन करके और उसको आगे बढ़ाता है तकनीक को। तो मानव का तकनीकी अपना करके क्या है? प्रकृति को अपने अनुसार क्या है? ढाल लिया। ठीक है, तो प्रकृति का मानवीकरण हो गया। प्रकृति का क्या हुआ? मानवीकरण की क्रिया हुई। प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ? जैसे प्रकृति है और प्रकृति क्या है? प्रकृति में क्या है? मनुष्य अपनी तकनीकी के माध्यम से उसको परिवर्तन कर दिया, अपना जीवन सरल में बनाया उन्होंने।
ठीक है, तो वो क्या है, प्रकृति का मानवीकरण की क्रिया। और इसका जो मेन जो जनक है वो है विडाल डिला ब्लांस, जिसमें आपने परिभाषाओं के अंदर भी पढ़ा था। विडाल डिला ब्लांस से संभववाद का समर्थक रहा है। संभववाद का समर्थक कौन है, विडाल डिला ब्लांस है। ठीक है, मतलब क्या है संभववाद का, कि सब कुछ है वो मनुष्य है। सब कुछ क्या है, मनुष्य है, प्रकृति कुछ नहीं है। मनुष्य के सामने मतलब प्रकृति कुछ नहीं है, मतलब मनुष्य है ये प्रकृति का स्वामी है। प्रकृति का स्वामी कौन है, मनुष्य है। मनुष्य जब चाहे बारिश करवा सकता है। वर्तमान स्थिति में देखते हो ना, वर्तमान स्थिति के अंदर ये देखते हैं कि जब चाहे मनुष्य बारिश करवा सकता है। एजीआई की गोली छोड़ी जाते हैं, ठीक है, एजीआई के गोली छोड़कर सिल्वर आयोडाइड के गोले छोड़े जाते हैं और सौते बादल है ये बरसने पे मजबूर हो जाते हैं। कई जगह आपने पढ़ा होगा कृत्रिम वर्षा, ठीक है, ये मनुष्य की देन है। या कई जगह अपन बात करें कि भाई काफी ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं और उस जगह एसी का आविष्कार उसने किया। जैसे आजकल गाड़ियां जो आ रही है, बाहर है लू चल रही है काफी, लेकिन अंदर बैठे हैं वो ठंडे ठंडे कूल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कि कुछ संभावनाएं व्यक्त की है। अहम आ गया मनुष्य के कि सब कुछ है वो मानवीय है, प्रकृति कुछ नहीं है। ठीक है, प्रकृति का जो स्वामी है ना वो मनुष्य ही है। प्रकृति का स्वामी कौन होगा, मनुष्य ही होगा। और मनुष्य के अनुसार प्रकृति को चलना पड़ेगा। जैसे परिवर्तन किया, जैसे साइबेरिया का आपको उदाहरण मैंने बताया, वहां पर पहले गेहूं की खेती नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में गेहूं की खेती होने लगी। ऐसा किसने किया, प्रकृति ने थोड़ी किया। उसमें परिवर्तन किसने किया, मनुष्य ने किया। किसके अनुसार किया, तकनीकी विकास के अनुसार उन्होंने कार्य किया। मतलब उसमें कुछ हद तक परिवर्तन का कार्य उन्होंने किया। और इसका जनक कौन हुआ, ठीक है, विडाल डिला ब्लांस। मतलब प्रकृति का मानवीकरण करना ही क्या कहलाया, संभववाद। क्या कहलाया, संभववाद। अर्थात मानव का तकनीकी अपना करके, मानव है ये तकनीकी अपना करके प्रकृति को अपने अनुसार ढालना, अर्थात मानव मतलब प्रकृति का मानवीकरण का कार्य करना, प्रकृति का मानवीकरण का कार्य करना, वही संभववाद है। वही क्या है, संभववाद। और इसका जनक है विडाल डिला ब्लांस। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है पहले भी, ठीक है, कि भाई संभववाद का जनक कौन है, संभववाद का प्रवर्तक कौन है, ठीक है ना। तो वो कौन है बताओगे आप, किसको बताओगे, विडाल डिला ब्लांस को। विडाल डिला ब्लांस उसका मेन समर्थक रहा है। इसके बाद में अगर देखें, दोनों बात नहीं जची अपने, न तो प्रकृति को बता रहे हैं अपन और न मनुष्य को। अर्थात कहने का मतलब है कि सब कुछ प्रकृति भी नहीं है, लेकिन सब कुछ मानव भी नहीं है। मानव है तो प्रकृति सब कुछ नहीं है, या प्रकृति है तो मानव सब कुछ नहीं है। मतलब क्या है इसका, कोई कहता है कि प्रकृति सब कुछ है, कोई कहता है मनुष्य सब कुछ है, ठीक है। लेकिन एक अभी सामने आया कोरोना का कहर है जो चल रहा है वर्तमान स्थिति के अंदर है, तो मनुष्य उसको रोक नहीं पा रहा है, समर्थ नहीं है। इसका मतलब संभववाद कहां सही है, कहां तक सही है। अपन बताएं, लेटेस्ट जो उदाहरण चल रहा है अभी वर्तमान की स्थिति के अंदर है कि कोरोना का कहर है जो काफी ज्यादा चीन से माना गया है मेन इसका उद्भव, और काफी ज्यादा कंट्रोल से बाहर जा रहा है, काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ये क्या है, प्रकृति है, प्रकृति उसको रोकने, मतलब प्रकृति ही जाने उस चीज को, मनुष्य रोकने में असमर्थ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी फेल है इस जगह, ठीक है। लेकिन अपन ये कहते हैं कि सब कुछ है वो प्रकृति है, तो ये भी अपनी भूल है। सब कुछ प्रकृति भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने भी तकनीक का विकास करके कुछ हद तक परिवर्तन किया है। जैसे कोई नदी है और नदी के ऊपर बांध बना दिया, अथाह पानी इकट्ठा हो गया, प्रकृति के द्वारा सौता तो नहीं हुआ ना, मनुष्य ने किया है और उसको बार बार उपयोग में ले रहा है, वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं अपना रहा है। इसका मतलब है क्या है कि वो मनुष्य भी है और प्रकृति भी है, ठीक है। नदी बह रही है, इसका मतलब है वो क्या है, प्रकृति के ढाल के अनुसार बह रही है, लेकिन मनुष्य ने उसको रोक लिया, इसका मतलब वो क्या है, संभववाद है, संभावना ऐसा प्रकट की है। लेकिन दो अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उनमें काफी ज्यादा रात और दिन का अंतर है।
अलग अलग विचारधारा, कोई कहता है प्रकृति सब कुछ है, कोई कहता है मानव सब कुछ है, लेकिन दोनों ही गलत है। ठीक है, इसके लिए एक ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, उन्होंने एक नई विचारधारा प्रकट की और उसको कहा गया नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद। क्या नाम दिया गया? नव निश्चयवाद का नाम दिया गया। वो कहता है कि न तो कोई प्रकृति है न कोई मनुष्य है। मतलब क्या है उसका कि न तो मनुष्य प्रकृति का दास है और न प्रकृति मनुष्य की दास है, बल्कि दोनों के अंदर अगर समन्वय होगा न तो ये सृष्टि चलेगी, मनुष्य भी जीवित रहेगा, अन्यथा यहां जीवित नहीं रह सकती, प्रकृति भी जीवित नहीं रह सकती और मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। कि न तो मनुष्य है, मानव है, ये प्रकृति की दासता स्वीकार करना, बल्कि न उस पर विजय प्राप्त करना, बल्कि क्या है, दोनों में समन्वय अगर स्थापित होगा तो यहां पर इस प्रकार की स्थिति होगी, अच्छी स्थिति बनेगी, कंडीशन अच्छी बनेगी, तब जाकर के यहां पर क्या है, मनुष्य जीवित रह पाएगा और प्रकृति भी बिल्कुल सरल में होगी और अपन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर मनुष्य उसके अंदर इनरोल होगा, ज्यादा सती करेगा, तो प्रकृति भी अपना कहर बरसाएगी। और वास्तविकता में वर्तमान स्थिति के अंदर आप देख ही रहे हो, कोरोना का असर काफी ज्यादा हो रहा है। पोल्यूशन के बारे में आप पढ़ते हो कि भाई ये जो औद्योगिक धंधे हैं काफी ज्यादा पोल्यूशन का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा हद तक मनुष्य ने पेड़ पौधों का विनाश किया है, इसके कारण से काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो ये दोनों का रास्ता निकाला है कि बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए सतत पोषणीय विकास करके और मनुष्य तकनीकी विकास से अपना कार्य करें, जिसके कारण से अपना जीवन गुजारा अच्छी तरीके से चल जाए, मनुष्य अच्छी तरीके से क्या है, श्वास ले सके। इस प्रकार का ये कार्य, तो न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना और न उसकी दासता स्वीकार करना, बल्कि दोनों के अंदर समन्वय स्थापित करना, वही नव निश्चयवाद है। क्या कहलाएगा वो? नव निश्चयवाद के नाम से उसको जाना जाएगा। और इसका जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर अर्थात ये बताया है कि प्रकृति व मानव के साथ समन्वय, प्रकृति व मानव के साथ क्या है, समन्वय करना, वो क्या कराएगा? नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद, दोनों के बीच का रास्ता निकाल दिया। किसने निकाला? ग्रिफिथ टेलर ने निकाला कि न तो मनुष्य सब कुछ है और न कोई प्रकृति सब कुछ है, बल्कि दोनों अगर मिलकर के चलेंगे न, कि मनुष्य प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और प्रकृति मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये बिल्कुल क्या है, अच्छी तरीके से जीवन यापन हो सकेगा। इस प्रकार का ये कार्य सिस्टम किया। उन्होंने एक चीज और बताई, ग्रिफिथ टेलर ने उन्होंने कहा कि जो नव निश्चयवाद है उसका एक दूसरा नाम उन्होंने जाना कि रुको और जाओ निश्चयवाद। क्या नाम दिया उसने? रुको और जाओ। रुको और जाओ। क्या नाम दिया? रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी उन्होंने जाना। जैसे सिटी के अंदर आप गए हो और ट्रैफिक लाइटें जो होती है अलग अलग सिग्नल देती है, जैसे एक तो लाल, अलग अलग बत्तियां होती है, लाल होती है, पीली होती है, हरी होती है, ऐसे अलग अलग है ये लाइटें देखी होगी आप, अलग अलग लाइटें देखिए। ट्रैफिक की बात अपन कर रहे हैं और ग्रिफिथ टेलर ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि अगर रेड लाइट जलती है, इसका मतलब वो संकेत क्या कर रहा है कि रुकने के लिए, रुको। क्या कर रहा है वो? रुको। रेड जो लाइट है वो क्या संकेत दे रही है? अगर रेड जल गई, अपने कोई साधन लेकर के जा रहे हैं सड़क पर, चौराहे पे, ठीक है, और रेड अगर बत्ती जल रही है और वो, इसका मतलब क्या है, अपन को समझना है कि ये क्या कह रहा है? रुकने के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है वो? रुकने के लिए कह रहा है। लेकिन जैसे ही अगर पीली बत्ती जलती है, ठीक है, तो पीली के लिए क्या कह रहा है कि तैयार रहो, तैयार रहो, कि भाई जाने के लिए तैयार हो जाओ। या जैसे आपने देखा होगा पीली बत्ती जलती है, बंद होती है, जलती है, बंद होती है, इसका मतलब अपन धीरे धीरे जाएंगे, दोनों तरफ देखेंगे चौराहे के और आराम से धीरे धीरे निकल जाएंगे। मतलब स्पीड से नहीं जाना है,
दोनों तरफ अपन को देखना है, और भी साधन आते हैं उसके अंदर, ठीक है। रुकने के लिए भी नहीं कहता है और तेज चलने के लिए भी वो नहीं कहता है, ठीक है। इसका मतलब वो तैयारी के साथ में अपन को चलना है, तैयारी के साथ में अपन को चलना है। लेकिन जैसे ही ग्रीन बत्ती होती है तो ग्रीन का मतलब ये होता है कि जाओ। इसका मतलब अगर रेड बत्ती जब जलती है और उस समय अपने भाग दौड़ कर रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, इसका मतलब है एक्सीडेंट होना तय होगा। एक्सीडेंट तो होगा, समस्या आ गई उसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब है ये प्रकृति के साथ में भी अपन छेड़छाड़ करेंगे तो नुकसान अपन को होगा, मनुष्य को नुकसान काफी ज्यादा भुगतना पड़ेगा, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर देखें तो पीली बत्ती में एक जगह रुक गए अपने, उसका पालन नहीं करें, तैयार नहीं हो रहे हैं, तो पीछे से टक्कर मार जाएगा, ठीक है। तो वो भी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है हरी बत्ती। हरी बत्ती जलते ही इसका मतलब आगे अपन को बढ़ना है। आगे अगर नहीं बढ़े, अपन रुक गए एक जगह, इंतजार कर रहे हैं या लापरवाह हो गए, इसका मतलब है पीछे से आने वाले जो साधन है उससे एक्सीडेंट हो जाएंगे। अर्थात प्रकृति के जो नियम है उनके अनुसार अपन चलेंगे तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अनुकूलन की क्रिया करनी पड़ेगी, मनुष्य को क्या करनी पड़ेगी, अनुकूलन की क्रिया करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो जीवित रह पाएगा। तो इस प्रकार से ये कहता है कि प्रकृति और मानव के साथ क्या है, समन्वय स्थापित करके, ठीक है, और मनुष्य जीवित रह सकता है, प्रकृति जीवित रह सकती है। वो ही नवनिश्चयवाद है, वही क्या है, नवनिश्चयवाद के नाम से जाना जाता। कि कभी रुकना भी नहीं है, कभी तेज भी नहीं चलना, आराम से रिलैक्स होकर के चलना है, ठीक है। प्रकृति को बचाते हुए भी, मनुष्य अपने आप को भी बचाते हुए, ठीक है, और आराम से बिना नुकसान पहुंचाए और उसका ख्याल रखना है। इस प्रकार से मतलब 3 विचारधाराएं होगी। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं आपको, रिवाइज कर रहा हूं कि जैसे पर्यावरणीय निश्चयवाद है, उसका जनक कौन है वैसे, रेडजेल और कुमारी सेम्पल। रेडजेल और कुमारी सेम्पल है, ये दोनों क्या हैं, इसके जनक है। पर्यावरणीय निश्चयवाद ये कहता है कि सब कुछ है वो प्रकृति है, मनुष्य कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। मनुष्य को क्या है, मनुष्य केवल और केवल दास है उसका। मनुष्य क्या है, केवल एक दास मात्र है जो प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के वो जीवित रहेगा, अन्यथा जीवित नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि मानव का प्राकृतिकरण का कार्य है। मनुष्य क्या है, मनुष्य का क्या है, प्राकृतिकरण है, वही क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। या फिर मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या है, ढालना। मानव को क्या है, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। यह आपको डेफिनेशन उसके अंदर बतानी। दूसरी चीज आपको बतानी है कि संभववाद है, संभववाद का जनक कौन है। संभववाद का जनक है विडाल डिला ब्लांस। कौन है संभववाद का जनक, विडाल डिला ब्लांस। अर्थात इसके अंदर क्या बताता है कि प्रकृति का मानवीयकरण है, सब कुछ है वो मानव है, प्रकृति कुछ नहीं है। जब चाहे मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। इतना अच्छा मनुष्य को बताया है, मतलब प्रकृति का स्वामी किसको बता दिया उन्होंने, मनुष्य को बता दिया। प्रकृति का स्वामी किसको बताया, अपने आप मनुष्य को बताया उन्होंने, ठीक है। इस प्रकार का उन्होंने कार्य बताया। या फिर इसकी जो परिभाषा अगर देखें कि मानव का प्राकृतिक मतलब प्रकृति का मानवीकरण का कार्य किया गया कि मानव का तकनीकी अपना करके, मनुष्य है ये अपनी तकनीकी अपना करके प्रकृति को अपने अनुसार क्या है, ढाल लेना, प्रकृति को अपने अनुसार ढालना, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, संभववाद। मतलब संभावनाएं हैं, प्रकृति के अंदर क्या है, संभावना है, तब जाकर के प्रकृति है ये मनुष्य के अनुसार चलेगी। और उसका स्वामी कौन हुआ, प्रकृति का मनुष्य। मनुष्य क्या है, उसका स्वामी हुआ। इसके बाद की अगर देखें तो इसका प्रकृति का कौन बन गया, स्वामी बन गया। इसका जनक कौन है, विडाल डिला ब्लांस। जबकि तीसरी एक डेफिनेशन है कि नवनिश्चयवाद है जो दोनों के बीच का एक रास्ता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, उसके बीच का एक रास्ता निकला जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। क्या नाम दिया गया उसका, नवनिश्चयवाद के नाम से उसको जाना गया। नवनिश्चयवाद का मतलब है कि न तो मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है और न उसकी दासता स्वीकार कर सकता है, बल्कि दोनों के अंदर समन्वय अगर स्थापित होगा तो ये प्रकृति और मनुष्य दोनों सही रहेंगे,
ठीक है। तो इस प्रकार की एक परिभाषा है जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। और इसका जनक कौन हुआ? जनक है इसके अंदर है ग्रिफिथ टेलर। जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। देखो इसके अंदर ये बताया है प्रकृति और मानव के साथ में क्या है? समन्वय। प्रकृति और मानव दो पहलू हुए, प्रकृति और मानव दोनों क्या है? समन्वय स्थापित करें, तब जाकर के वो इस जगह जीवित रहेंगे, सरल में बनेगा जीवन। ठीक है, इस प्रकार से करने का मतलब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हर बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसका, चाहे वो संभववाद आए, चाहे आपके नवनिश्चयवाद आए, चाहे पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से आए। तो तीनों परिभाषाएं अच्छी तरीके से, ठीक है, इसके जनक के बारे में आपको याद करना है, परिभाषाएं इसकी याद करनी है, तो अच्छी तरीके से आपको इसमें से याद करके आना है। ठीक है, ओके। कल जय हिंद, जय भारत, और कल अपने फिर मिलेंगे।